हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 2017 का सेट ए सॉल्व करेंगे। आपने 2016 वाले सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए होंगे और आपको आ भी गए होंगे और आप अपनी तैयारी जो है बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, मेरा समझाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं। आज फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला है भौतिकी का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें पीछे जो हमने सारे सैंपल पेपर किए हैं उसमें आँख का कई बार रिपीट हुआ है, तो उसमें आया है बार बार कि हमारा जो लेंस है आँख का वो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, वास्तविक व उल्टा। दूसरा क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को नहीं दर्शाता। वैसे तो यहाँ विद्युत ऊर्जा की जगह विद्युत शक्ति आना चाहिए था, लेकिन फिर हमने देख लिया कि भाई विद्युत ऊर्जा शक्ति को ऊर्जा मानकर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए पी जो होता है वो हमने देख रखा है कि वी जो है वी पी इज इक्वल टू वी आई होता है। पी शक्ति हो गई, वी हमारा विभवांतर हो गया, आई विद्युत धारा हो गया। और जो ओम का नियम के अनुसार है वो क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो एक ऑप्शन पी इज इक्वल टू वी आई, तो इसमें सी वाली हो गई, तो ये तो राइट हो गया। ओम का नियम है वी इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ पर वी की वैल्यू रखते हैं आई आर वी की जगह, तो हमारा ये आ जाता है आई स्क्वेयर आर। ये ऑप्शन भी इसमें दे रखी है, ये वाली ए वाली, ये भी ठीक है। अगर हम फिर इसमें आई की वैल्यू रखें, आई का क्या हो जाएगा, आई के लिए हम रखते हैं वी अपॉन आर, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन सॉरी पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये भी हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये तीन तो हमारे ठीक लग रहे हैं, ए सी और डी, लेकिन जो बी वाला है वो गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा आई स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये है अगला क्वेश्चन जो ये ऊर्जा वाला है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये अगला भी नहीं है, सातवां बड़े बांधो वाला भी ये नहीं है। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट है, लेकिन उस समय विद्युत हीटर फिर विद्युत धारा बताना है तब जब वो हीटर 160 वोल्ट का विभवांतर लेगा, यानी कि उसको डबल कर दिया है विभवांतर को, तो विद्युत धारा के मान पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल ऐसे है, विद्युत धारा लिख लिया हमने I1 5 एम्पियर है और विभवांतर जो है V1 है वो 80 वोल्ट है। ओम के नियम के अनुसार क्या है, V इज इक्वल टू आई आर है और हमने R निकालना है इधर, तो R निकालेंगे तो R इज इक्वल टू वी अपन I1 हो जाएगा। V1 80 वोल्ट दे रखा है, I1 5 एम्पियर दे रखा है। काटने के बाद हमारा जो प्रतिरोध है वो 16 ओम आ जाएगा। अब ये हीटर का जो प्रतिरोध है वो स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, लेकिन विभवांतर है V2 160 वोल्ट हो गया है, 80 से डबल हो गया है। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान निकालना है। तो I2 निकालने के लिए मैं वी स्क्वेयर अपॉन आर वाला वी स्क्वेयर नहीं V2 अपॉन आर वाला जो फार्मूला लगेगा। तो V2 हमारा है 160 वोल्ट और जो हमारा आर आया था वो प्रतिरोध था 16 ओम। कटने के बाद हमारा ये विद्युत धारा आ गई है 10 एम्पियर। तो जब विद्युत धारा को 160 वोल्ट तक बढ़ाया गया तो विद्युत धारा जो है हीटर में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित वो धारा लेगा हीटर, यानी कि जब हमने ओम का नियम पढ़ा कि उसमें विभवांतर और जो विद्युत धारा है वो एक दूसरे के समानुपाती है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे विभवांतर घटेगा वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी घटेगा। तो ये न्यूमेरिकल उस नियम को सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किरण आरेख बनाना है हमें और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए, और वस्तु देखिए कहाँ रखी है, F1 और 2F1 के बीच में रखी है।
और फिर हमें उसका किरणार्थ खींच के बताना है स्थिति क्या है प्रतिबिंब की, क्या उसका आकार है और क्या उसकी प्रकृति है। देखिए बिंब की स्थिति है, उत्तल लेंस है हमारा और F1 और F2 2F1 के बीच में हमने वस्तु रख दी। अब ये देखिए कहाँ रखी है, 2F1 के बीच में हमने वस्तु रखी है। ध्यान से देखिए, ये देखिए वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर ये वस्तु है F1 और 2F1 के बीच में है। और जब वो मुख्य अक्ष, ये बीच में मुख्य अक्ष दिखा रखा है जिस पे हमने F1 2F1 F2 2F2 दर्शाए हुए हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष है। और जब प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और लेंस से टकराती है, टकराने के बाद यानी अपवर्तन के बाद वो F2 में से गुजरती है, ये हमारा F2 है, यहाँ से गुजरेगी। फिर जो है दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो सिरे से लेकर प्रकाशिक केंद्र ओ से गुजरता हुआ आगे जाता है और ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं और जहाँ ये मिलती हैं वहाँ हमने प्रतिबिंब बना दिया है। तो ये प्रतिबिंब हमारा बना है 2F2 से परे। ये देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा ये 2F2 से परे बना है, यहाँ पर इधर ये। और साइज़ देखिए कैसा है, साइज़ है ये छोटा है, बिंब का साइज़ छोटा है और जो प्रतिबिंब बना है वो बड़ा बना है। तो हम यहाँ सारी चीज़ें बता सकते हैं कि स्थिति क्या है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की स्थिति जो है 2F2 से परे बना है, ये देखिए 2F2 है तो इधर बना है। और भाई जो प्रकृति है ये देखिए मुख्य अक्ष से नीचे बना हुआ है, तो ये उल्टा भी है और वास्तविक भी है। वास्तविक कैसे, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में वास्तव में काट रही हैं। और साइज़ भी हमने देख लिया है कि बिंब के साइज से इसका साइज़ बड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को वर्णित कीजिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में ये देखिए, ये जो इसमें तीर का निशान दिखा रखा है डायग्राम में, ये है एक तार लगा लीजिए और तार की दिशा में जो है जो अंगूठा है उसकी दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगी। और जो ये इसको चारों तरफ से उंगलियों ने घेर रखा है तार को, ये उंगलियों की जो लिपटी हुई उंगलियों की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताता है। तो ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। दक्षिण मतलब दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, अंगूठे, अंगुष्ठ माने अंगूठा। दाहिने हाथ में हमने विद्युत धारा विचालक को इस प्रकार पकड़ना है कि जो हमारा अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को की ओर संकेत करे और उंगलियां जो हैं चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी हों, तो इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब वृत्ताकार पाश क्या है, मतलब कि तार को गोल गोल लपेट रखा है, गोल कर रखा है, तो वो वृत्ताकार पाश बन गया है। उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे आ रहा है, ये देखिए, ये डायग्राम दे रखा है। इसमें जो तार दिखा रखे हैं, दो सिरे हैं, प्लस है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और माइनस जो सिरा दिखा रखा है दूसरी तरफ, ये वाली देखिए, ये प्लस है और ये घूमता हुआ जो विद्युत धारा है ये इस प्लस से माइनस की तरफ बह रही है। तीर के निशान भी दिखा रखे हैं इसमें देखिए जो सिरे हैं ये ऊपर नीचे हैं, यहाँ पर जो वृत्त हैं वो छोटे छोटे वृत्त हैं, लेकिन जब ये हम केंद्र की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सीधे वृत्त हमें सरल रेखा नजर आ रही है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ पर बीच में जो है सीधी सरल रेखाएं नजर आ रही हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे उसके दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। यानी कि अगर दूरी कम होगी तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो ज़्यादा वो होगा। देखिए इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नज़दीक नज़दीक होंगी, लेकिन अगर हम जैसे दूरी ज़्यादा हो जाती है तो उससे दूरी के जो है ये सरल सीधी रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। ये देखो सीधी सीधी दिखाई दे रखी, इनका चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। तो जो हमारे जो पाश है इसके प्रत्येक बिंदु पर चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज दूर जाने पर निरंतर देखो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम छोटे वृत्तों अंदर की ओर सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो ये साइज इनका बढ़ गया है और ये हमें सीधी रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा प्रतीत होने लगती हैं। देखिए सीधी सीधी नजर आने लगती हैं हमें।
हम इसकी जो दिशा है वो दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम से जान सकते हैं। जो हमारा पाश है, इसके हर एक बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है रेखाओं में योगदान देता है। तार का जो प्रत्येक भाग है, चाहे गोल है कैसा भी है, हर एक जो भाग है वो क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। और जो पाश के भीतर होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं एक ही दिशा में होती हैं। ध्यान से देखिए, जैसे बीच में से निकल रही हैं अंदर बाहर, जैसे इससे लग रहा है एक ही दिशा है, लेकिन जब ये सर्कल बनाएंगी, ये नीचे यूँ आएंगी तो इनकी दिशा बदल जाती है। अब हमारा अगला भाग शुरू हो गया है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। लोह चूर्ण पर तनु लोह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण और जल बनता है। ये देखिए इसमें अभिक्रिया से समझाया गया है कि लोहा Fe है प्लस उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, HCl डाल दिया, तीर का निशान आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन गई है। देखिए ये सभी ऑप्शन ए में है, हाइड्रोजन गैस भी है और आयरन क्लोराइड भी बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। एक विलन के पीएच का मान 9 है, यह है विलन। हमें पता है पीएच 7 वाला विलन जो है उदासीन होता है, 7 से कम वाले जो होते हैं अम्लीय होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले हैं जो क्षारीय होते हैं। तो जो 7 के नज़दीक होंगे वो होते हैं दुर्बल क्षारीय, जो 14 की तरफ चले जाते हैं वो प्रबल क्षारीय होते हैं। तो इसका आंसर पीएच मान 9 है। ए प्रबल अम्लीय ये भी नहीं है, प्रबल क्षारीय ये भी नहीं है, दुर्बल अम्लीय ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुर्बल क्षारीय है। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ऊष्माशोषी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, यानी वो अभिक्रिया जो बिना ऊष्मा के, बिना हीट दिए घटित नहीं होती है, वो ऊष्माशोषी होती हैं। ऊष्मा देने के बाद ही किसी भी ऊष्मा, चाहे विद्युत के रूप में दें, चाहे सूर्य के प्रकाश के रूप में, या फिर दहन वैसे ऊष्मा दें, तो किसी भी रूप में हमने ऊष्मा दें तो तभी ये अभिक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर का पत्थर है, जब इस पर ऊष्मा पड़ती है तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये हमारा ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है तभी ये अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, क्या घटित होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। देखिए पहले हमें जिप्सम का फार्मूला पता होना चाहिए। जिप्सम क्या होता है, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसकी अभिक्रिया है CaSO4 2H2O, ये हमारा है जिप्सम का फार्मूला। जब हम इसको 373 पे गर्म करते हैं तो ये इसमें से 1.5 पानी का अणु निकल जाता है, 1.5 H2O निकल जाता है और इसमें आधा पानी का अणु रह जाता है, यानी CaSO4.1 1/2 H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट बन जाता है, जो कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। 15वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला देखिए, सक्रियता श्रेणी का वर्णन कीजिए। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, वह सूची होती है, एक तरह से लिस्ट होती है। जैसे हम कोई सी सामान की लिस्ट बनाते हैं वैसे ही सक्रियता श्रेणी भी एक लिस्ट है। किस चीज़ की लिस्ट है, धातुओं की लिस्ट है। तो इसमें हमने उन धातुओं को कैसे व्यवस्थित किया हुआ है, तो उस लिस्ट में क्या है, धातुओं को तो सबसे पहले तो वो धातु है जिसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील उसको 1 नंबर पर रख दिया सबसे ऊपर। उसके बाद कौन है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। जैसे जैसे हम अभिक्रियाशील इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये धातुओं की जो है अभिक्रियाशीलता सबसे ऊपर तो सबसे ज़्यादा है, बीच में घटती हुई, मतलब नीचे नीचे आते हुए घटती हुई सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है गोल्ड। ये वायु, हवा और पानी के साथ किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। और पोटेशियम, सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये हवा में खुला रखेंगे तो भी ये आग पकड़ लेते हैं अपने आप ही। तो ये हमारी सक्रियता श्रेणी है, लिस्ट है एक तरह से धातुओं की, जिनमें उनको उनके अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
कांसा व पीतल मिश्र धातुओं के घटक लिखिए। ये भी पीछे बहुत 2016 में पूछे गए हैं और अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे कि कांसा में जो कांसा है मिश्र धातु वो तांबा और टीन से मिलकर बनी होती है। पीतल जो होता है तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, हाँ, निम्न प्रक्रियाओं का वर्णन करना है। कौन कौन से हैं? 3 6 नंबर के हैं। 2 एस्ट्रीकरण, नहीं 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजनीकरण भी है। एस्ट्रीकरण क्या होता है? देखिए, एस्ट्रीकरण वह अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलकर एस्टर का निर्माण करते हैं। अल्कोहल एथेनॉल भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एथेनोइक अम्ल भी हो सकता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो ये क्या बनाते हैं? एस्टर का निर्माण करते हैं। एस्टर कैसा कैसा होता है? इसमें इसकी जो गंध होती है मृदु होती है, फलों के महक जैसी होती है इसकी। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इत्र और जो है स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी अभिक्रिया देखिए, ये हमारा एथेनोइक अम्ल है, CH3COOH है, और ये एथेनॉल है, CH3CH2OH, ये हमारा एथेनॉल है। अम्ल की उपस्थिति में देखिए एथिल एथेनोएट बनाएगा। तो एथिल एथेनोएट कैसे बना? CH3CO, यानी कि यहाँ से हमने CH3COO लिया, यहाँ से H निकल जाएगा और OH निकल जाएगा एथेनॉल से, तो पानी निकल जाएगा बाहर। तो ये हमारा एथिल एथेनोएट बन गया। ये CH3COO एथेनोएट हो गया और CH2CH3 हमारा एथिल हो गया। तो एथिल एथेनोएट हो गया प्लस में जल। तो ये हमारी एस्ट्रीकरण अभिक्रिया है जिसमें एस्टर बनता है। अगला है साबुनीकरण। साबुनीकरण का मतलब क्या है? जब ये जो हमारा एस्टर बना है, अभी एस्ट्रीकरण में जो एस्टर बना है, अगर हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमें दोबारा से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त हो जाता है और इसको साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। यानी ये एस्टर बन गया, हमने इस एस्टर को ले लिया और एस्टर में हमने देखिए अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दी। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एथिल एथेनोएट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो देखिए ये तो एथेनॉल प्राप्त हो गया है हमें, अल्कोहल, और ये हमारा इसका सोडियम लवण है, सोडियम एथेनोएट है। तो ये हमारे जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो इस तरह से हमारा साबुन तैयार हो जाता है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजनीकरण है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण क्या, निकेल, और यह भी पहले आ चुका है, आपको याद हो गया होगा। निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में दो या द्वि या त्रिया बंध हो, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जब उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। संतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक कला बंध हो, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसको हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसलिए इसको हम संकलन अभिक्रिया भी कह देते हैं। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? इससे हम इस अभिक्रिया का उपयोग करके हम वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाते हैं। जैसे गगन, मगन, डालडा ये आते हैं, ये वनस्पति घी होते हैं। ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा तेलों से ही बनते हैं। वनस्पति तेल से वो वनस्पति घी बनाने के काम आता है। ये देखिए इसकी अभिक्रिया ऐसे होगी। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सी के बीच में क्या है? द्विआबंध है। और जब हमने निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में इसको हाइड्रोजन दिया तो क्या हुआ? ऐड किया, जोड़ा, तो देखिए द्विआबंध टूटकर यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया है। ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वनस्पति घी है, और ये वनस्पति तेल। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया से। अगला क्वेश्चन हम पहले जीव विज्ञान का कर लेते हैं। शुक्राणुओं का उत्पादन कौन करता है? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषणकोश, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है वृषणकोश। वृषणकोश से ही शुक्राणु का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, जो ये 6 नंबर में था, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 6 नंबर में आया हुआ है, जिसने इसको समझ लिया है उसको अच्छे से ही याद हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित विधि का द्वारा किसी कार्बन यौगिक का हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे
यौगिक में हम कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम उनका नाम दे सकते हैं। पहले दे रखा है, देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एल्केन बोलते हैं। इनमें सी कार्बन कार्बन के बीच में एक कला बंध होता है, इसलिए एल्केन है। और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन और एल्काइन है। एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है, और एल्काइन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में तीन आबंध होते हैं। तो ये एल्काइन हो जाएगा। ये इनके सामान्य सूत्र दे रखे हैं। एल्केन का है CnH2n+2, और यहाँ पर N क्या है, N कार्बन की संख्या है, और एल्कीन है CnH2n, और एल्काइन है CnH2n-2। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। कार्बन की संख्या देखिए, कार्बन की संख्या है मान लीजिए 1। हम इस फार्मूले में पुट करेंगे 1 CnH2n+2 में, तो C1 2 × 1 H2, और 1 2 और 2 4 CH4 एग्जाम्पल हो जाएगा। जिसमें कार्बन 1 होगा उसका CH4 होगा। हम उसको CH4 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं संरचनात्मक सूत्र के रूप में, ऐसे। इसका नाम है मैथेन। यानी कि हमें ये अच्छे से याद करना है, जो एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है उसको हम मैथ लिखेंगे आगे, मैथ। ठीक है, एक कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, मैथ। 2 कार्बन वालों को लिखेंगे एथ। 3 कार्बन वाले को लिखेंगे प्रोप। 4 कार्बन वाले को लिखेंगे ब्यूट। ये हमें याद करना है कि 1 कार्बन वाला मैथ, 2 वाला एथ, 3 वाला प्रोप, 4 वाला ब्यूट, 5 वाला पेंट, 6 वाला हेग्स। इस तरह से ये हमें अच्छे से याद करने हैं। ये याद करने के बाद ही आप अच्छे से इसको सोल्व कर पाओगे। एक बार फिर रिपीट करवा देती हूँ। 1 वाला मैथ, 2 वाला एथ, 3 वाला प्रोप, 4 वाला ब्यूट, 5 वाला पेंट और 6 वाला हैग्स। ये तो एक तरह से इनके उपसर्ग हो गए जो आगे लगते हैं। अब हम इसको एन, यानी कि मैथेन क्यों बोल रहे हैं, एन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक कलाबंध है, और एक कलाबंध वाले अल्केन होते हैं। और उसमें मैथ में एन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो मैथेन हो जाएगा। एथ में एन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो एथेन हो जाएगा। प्रोप में एन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो प्रोपेन। इसी तरह ब्यूटेन, ब्यूट में एन जुड़ गया तो ब्यूटेन। पेंट में एन जुड़ गया तो पेंटेन। हैग्स में एन जुड़ गया तो, यानी एल्केन अगर आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक कलाबंध है तो वो एल्केन कहलाएंगे। और एल्केन का जो प्रत्यय होता है वो एन होता है। मैथ हमें ऐसे याद रखना है। मान लीजिए पहले तो हम देख लेंगे इनमें के बीच में कार्बन कितने हैं। 1 कार्बन है या 2 कार्बन है। मान लीजिए यहाँ पर 4 कार्बन दे रखे हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन गिनते ही हमारे दिमाग में ब्यूट आ जाना चाहिए कि भी ब्यूट है। 4 कार्बन होते हैं ब्यूट। अब हमें ये देखेंगे एन है या क्या है, तो हमें दूसरी बात ये देखनी है कि कार्बन कार्बन के बीच में आबंध 1 है या 1 से ज़्यादा है। अगर 1 है तो हमें समझ जाना चाहिए कि अल्केन है, और अल्केन के लिए प्रत्यय लगाते हैं एन, तो ये बन गया ब्यूट एन। 5 वाला पेंटेन। इसमें भी एक CH2 और लिखा जाएगा। ब्यूटेन, यहाँ पर CH3, CH2 CH3। हेक्सेन में 6 आएंगे कार्बन, CH2 CH2 CH3। एक 2 3
हेक्सेन में 6 कार्बन हैं। ठीक है, अब देखिए एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला CnH2n है। अब हम एल्क का मतलब है कि भाई कार्बन हो गए इन। जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध आ जाते हैं तो हमारा प्रत्यय ईन हो जाएगा। इसमें एक कार्बन वाला तो एल्कीन और एल्काइन होता नहीं है, 2 कार्बन से स्टार्ट है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक द्विआबंध है और कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन आते ही हमें एथ के बारे में सोचना चाहिए कि एथ, और फिर देखना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध हैं, 2 आबंध है। तो इसका मतलब ईन, एथ ईन, ये एथीन हो जाएगा। ऐसे ही हमने फिर अगला देखना है कि कार्बन कितने हैं, कार्बन गिन लेने हैं, 1 2 3 है इसमें। प्रोपीन में 1 2 3, 3 के लिए हमें प्रोप सोचना है, प्रोप है। फिर ये देखना है क्या कहीं पर द्विआबंध है, हाँ एक द्विआबंध है, ये रहा, तो इसको ईन बोल देंगे, प्रोपीन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपीन हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगले में फिर कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 में क्या लगाएंगे हम, ब्यूट लगाएंगे। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या द्विआबंध है, तो द्विआबंध के लिए ईन लगेगा तो ब्यूटीन हो जाएगा। इसी तरह पेंटीन में देखिए 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हैं और इसलिए पेंट हो गया, और एक द्विआबंध है ये वाला तो इसलिए पेंटीन हो गया। और अगला देखिए CH3 हेक्जीन में देखिए 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन होने के लिए हेक्स हो गया, और उनके बीच में एक द्विआबंध है तो ये ईन हो गया, हेक्जीन। तो इस फार्मूले से हम जैसे कार्बन की संख्या 2 है तो हम N की जगह 2 लिख लेंगे, C2 हो गया, और H 2N यानी 2 गुना 2 4, H4 हो जाएंगे। ये देखिए इसमें एथीन में C2 हैं और H4 एक, H2 और H2 4 एथीन। इससे हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं। एल्काइन देखिए, एल्काइन भी 2 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए 2 कार्बन दे रखे हैं तो हम एथ समझ जाएंगे कि एथ होता है, 2 कार्बन आते ही एथ है, और उनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक त्रिआबंध लगा हुआ है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे जो प्रत्यय लगेगा वो आइन लगेगा, तो एथाइन। 3 के लिए हमें प्रोप समझना है कि प्रोप है तो प्रोपाइन। 4 के लिए हमें भाई 4 ब्यूट है प्लस आइन, त्रिआबंध के लिए आइन। 5 कार्बन के लिए पेंट और त्रिआबंध के लिए आइन, पेंटाइन। 6 कार्बन के लिए हेग्स और एक त्रिआबंध के लिए आइन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसका एक कट गया है, 2 3 4 5 यहाँ लगा देते हैं एक इधर। ये एग्जाइन है, देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये देखिए इधर जो हेक्साइन है यहाँ पर एक C और ऐड करना है, यहाँ C ऐड कर लेना। इधर CH3 लास्ट में कट गया है ये। हेक्साइन के 6 होंगे एक। अब आगे देखो, असंतृप्त दूसरा पॉइंट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। एल्केन एल्कीन एल्काइन में कैसे करना है। हेक्स में यहाँ पर हमारे 6 कार्बन आने हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है हेक्साइन में, इसको ठीक कर लेना। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम
एन को इन या वाइन से हमने प्रतिस्थापित किया है। ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ऊपर हो गया है। प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लगन या अनुलगन के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है। पूर्व लगन होता है जो पहले लगता है और अनुलगन होता है जो पीछे लगता है। आगे देखिए, यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलगन के आधार पर दिया जाना है तथा प्रकार्यात्मक समूह के अनुलगन नाम स्वर ए ई आई ओ यू हो से शुरू होता हो तो हम उसमें अंत में उसको ई को हटाकर उसमें अनुलगन लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन दे रखा है, कीटोन में प्रोपेन होता है, उसमें हमने ई हटा देंगे, प्रोपेन की ई, PROPANE है, तो ये इस ई को हटा देंगे तो प्रोपेन प्लस ओन हो जाएगा, ONE1, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। यानी ई हमारा वोवल है, इसको स्वर है, इसको हटा दिया है और उसकी जगह हमने ओन लगा दिया है, अनुलगन लगा दिया है, तो प्रोपेनोन नाम हो जाएगा। अब देखिए, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलो एल्केन है। इसमें ये एल्कोहल देखिए, इसमें अनुलगन हम लगाते ओल। अल्कोहल की पहचान क्या है? OH, जहाँ OH लगा होगा इसका मतलब वो अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए हम ओल लगाते हैं। जैसे मैथेन प्लस ओल, मैथेनॉल। अब हमें पता है मैथेनॉल लिखेंगे, मैथ माने एक कार्बन वाला है, ओल माने इसमें OH लगा हुआ है, तो CH3OH हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन के चारों तरफ उसके 4 आबंध बने होने चाहिए। अगर एक OH लगा है तो उसके 3 जो आबंध हैं वो H से बनते हैं, तो CH3OH हो जाएगा। इसी तरह एथेनॉल में एथेन के एक H को हटाकर OH लगा दिया गया है। प्रोपेनॉल में भी एक प्रोपेन के एक H को हटाकर OH लगा दिया है। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल और इस तरह से हेक्सेनॉल भी आगे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा अल्कोहल था। एल्डिहाइड का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो CHO होता है, इसको L से लिखेंगे, लास्ट में L लगेगा। मैथेन प्लस L मैथेनल, यानी एक कार्बन होगा HCHO, तो एक कार्बन का एक कार्बन आते ही हमें मैथ लिख लेना है, पीछे CHO लगा हुआ, इसका मतलब L है, मैथेनल हो जाएगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, इसका मतलब एथ है, और पीछे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड को हम पीछे L लगा देते हैं तो एथेनल हो जाएगा। फिर यहाँ 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोप है, पीछे प्रकार्यात्मक समूह CHO, इसका मतलब L है, तो प्रोपेनल हो जाएगा। 4 कार्बन देखिए, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब ब्यूट है और पीछे CHO लगा हुआ है, इसका मतलब नल, ब्यूटेनल हो गया। अगला देखिए, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 का मतलब पेंट है, पेंट का मतलब, और इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? CHO है, तो यहाँ L लग जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा। अब इसके देखिए, कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह है C द्विआबंध O। कीटोन ये हमेशा 3 कार्बन वाले से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एक कार्बन होना चाहिए। C द्विआबंध O के बीच पे के दोनों तरफ एक एक C होगा, तभी बात बनेगी। तो ये प्रोपेनोन में 3 C वाला है, तो इसमें बीच में C द्विआबंध O हो गया, तो प्रोपेनोन। यहाँ देखिए 4 कार्बन, 1 2 3 4 यानी ब्यूटेनोन। इसी तरह 5 वाला भी लिख लेना, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, इस तरह से हो जाएगा। फिर हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो है प्रकार्यात्मक समूह है C द्विआबंध OOH, COOH। इसका जो अनुलगन है वो ओइक अम्ल होता है। एक कार्बन वाला जो होगा हमारा, जैसे ये एक कार्बन वाला है तो इसको एक कार्बन वाला मैथेन हो गया, तो इसमें प्लस ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो मैथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 2 कार्बन वाला एथेन है तो ओइक अम्ल जोड़ देंगे, एथेनोइक अम्ल। 3 वाला प्रोपेनोइक अम्ल, 4 वाला ब्यूटेनोइक अम्ल, 5 वाला पेंटेनोइक अम्ल। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर है हमारा क्लोरोब्रोमो जो है हेलोजन है, ये पहले लगते हैं, पूर्व लगन लगते हैं। जैसे एक कार्बन वाला है CH3Cl है तो क्लोरो पहले बोला जाएगा, क्लोरो। फिर एक कार्बन है तो मैथेन। अगर 2 कार्बन है और क्लोरो लगा हुआ है तो क्लोरो एथेन। 3 कार्बन है तो क्लोरोप्रोपेन। क्लोरीन की जगह Br भी हो सकता है, Br आ जाएगा तो ब्रोमोमैथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसे लग जाएगा। ये देखिए, ये सारणी हमारी बुक में दे रखी है।
हेलो एल्केन, जैसे मैंने अभी समझाया, पूर्व लगन पहले लगता क्लोरोब्रोमो आदि। इसमें देखिए क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन वाला ये दिखा रखा है, 3 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, और Cl क्लोरो हो गया तो क्लोरोप्रोपेन हो गया। इसमें ब्रोमोप्रोपेन हो गया। ये अगला हमारा अल्कोहल दिखा रखा है। अल्कोहल के लिए जो है OH जो है हमारा प्रकार्यात्मक समूह है, उसके लिए O लगाएंगे। देखो OH से हम पहचान जाएंगे, ये OH दे रखा है कि ये अल्कोहल है। कौन सा नाम कैसे रखेंगे, 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोपेन और इसके लिए ओल, प्रोपेनोल हो जाएगा। ये देखिए प्रोपेनोल लिखा हुआ है। आगे देखिए इसमें पहचानिए, CHO है, इसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में पीछे एल लगाते हैं। कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोपेनल हो जाएगा। अगले में देखिए कीटोन है। कीटोन की पहचान कैसी हुई, क्योंकि देखो C द्विआबंध O है और साइडों में दोनों में कार्बन कार्बन है, या 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। अगला देखिए ये, इसमें देखिए कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है, C द्विभाबंध OH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें लगा हुआ है। प्रकार्यात्मक समूह कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 वाले को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, और प्लस ओइक अम्ल जुड़ जाएगा तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा ये वाला। अगला देखिए ये हमारा दे दिया द्विआबंध, दे दिया C के बीच में द्विआबंध है, और द्विआबंध वाला हमारा एल्कीन होता है, और कार्बन कितने हैं, 3 है, तो ये हमारा प्रोपीन हो जाएगा। अगला देखिए 3 आबंध वाला दे रखे हैं, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोप आइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं सभी उनके क्या नाम है हाइड्रोकार्बन्स के। तो आप अगर ये सीख लेंगे तो बहुत ही ये जो हमारा चैप्टर है आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफिल्म में कलिका कहाँ पर पैदा होती है, जड़, तना, पत्ते, सभी। तो जो ब्रायोफिल्म होते हैं वो पत्ते पर आती हैं उसकी कलिकाएं, तो इसका जो राइट आंसर है वो C ऑप्शन, पत्ते हैं। कौन सा जीव कालाजार का रोगाणु है, लेशमानिया प्रोटोजोआ होता है, जो एक निर्धारित तल से जो है विखंडन द्वारा जनन करता है। शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं, देखिए पोषी स्तर पे सबसे पहले आता है, प्रथम पोषी स्तर पे आते हैं उत्पादक यानी पौधे, उनको खाने वाले जो होते हैं, फिर होते हैं शाकाहारी यानी प्रथम उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। तो यहाँ पर पोषी स्तर उनका हो जाएगा द्वितीय, तो इनका इसका जो राइट आंसर है वो B आ जाएगा, द्वितीय। अब पूछा गया है कि पारितंत्र की परिभाषा क्या है। पारितंत्र का मतलब है किसी भी क्षेत्र में सभी जीव और वातावरण के कारक संयुक्त रूप से मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जीव तो हैं ही, उनके साथ जीव, इसमें 2 घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में सभी जीव, सूक्ष्म जीव, ये सब कुछ आ जाएगा, और अजैव घटक में इसमें आ जाएंगे तापमान, मृदा, मिट्टी जो होगी, पानी है, खनिज लवण है, ये सब इसमें क्या आ जाएंगे, अजैव घटक में आ जाएगा। तो ये जीव और जैव और अजैव घटक मिलकर जो एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा है लैंगिक संचरण से होने वाली 4 बीमारियों के नाम लिखिए। इसमें 2 बीमारी हैं जीवाणु जनित हैं, जिसको गोनेरिया सिफिलिस बोला जाता है, और 2 हैं विषाणु जनित, मस्सा और एड्स। एड्स जो है HIV से फैलता है, और वार्ड, मस्सा ये विषाणु जनित हैं। फिर अगला है हमारा गुरुत्वानुवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है, इसमें पौधे, अनुवर्तन का मतलब होता है पौधों की गति, उद्दीपन के प्रति पौधों की गति। अगर पौधे उद्दीपन की तरफ गति, पौधे जो है गुरुत्व उद्दीपन के प्रति अपनी अनुक्रिया दिखाते हैं, तो जो पौधों के भाग होते हैं वो ऊपर की तरफ भी आते हैं, गुरुत्व के विपरीत दिशा में भी जाते हैं। जैसे पर तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, और जो जड़ होती है वो गुरुत्व की तरफ पृथ्वी की ओर वृद्धि करती है, तो उसको हम धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, और जो तना ऊपर की ओर आता है उसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है जड़ और तने वाला। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये तंत्रिका कोशिका दिखा रखी है, इसमें तंत्रिका कोशिका में क्या है, ये दुर्मिकाएँ दिखा रखी हैं, ये दुर्मिका है, ये वाली, ये बीच में केंद्रक है, ये हमारा कोशिका काय है सारा, ये जो येलो येलो सारा ये क्या है, कोशिका काय है। और नीचे हमारा तंत्रिकाक्ष है। तंत्रिकाक्ष का देखिए माइलिनिमा शीथ लगी हुई है इसके चारों तरफ। ये रोड ऑफ, जहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है रोड ऑफ रेनवियर होता है इसका।
ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, यहाँ पर अंतिम सिरा है और उसके नीचे जो है सिनेप्स बनता है। जब अगली न्यूरॉन आती है तंत्रिका कोशिका आती है, तो ये हमारा इसका चित्र हो गया। ये हमारा 2 नंबर में था। अगला क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिकता कार्यविधि किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार होती है। देखिए इसके लिए भी आनुवांशिकता की कार्यविधि दिखा रखी है। हमारी कोशिका के अंदर डीएनए होते हैं, केंद्र के अंदर क्या होता है, डीएनए होते हैं, और वो डीएनए क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उनके पास एक सूचना होती है। डीएनए को प्रोटीन बनाना होता है, डीएनए से आरएनए मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, तो उनमें डीएनए के अंदर प्रोटीन बनाने की एक सूचना होती है। और जिस भाग डीएनए के जिस भाग में सूचना होती है, वो प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, उसको उस प्रोटीन का जीन बोलेंगे कि भाई ये प्रोटीन है, ये इसका जीन है। ठीक है, प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। भाई प्रोटीन है, कैसे लक्षणों की अभिव्यक्ति करता है। देखिए एक एग्जाम्पल दिया, पौधों की लंबाई का लिया है। पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं, हमने पढ़े हैं 4 हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। भाई कौन सा पौधा कितना लंबा होगा वो हार्मोन पर डिपेंड करता है। तो पौधे की लंबाई, पौधे में उपस्थित हार्मोन की मात्रा, कितना हार्मोन है, थोड़ा है, ज़्यादा है या उचित मात्रा में है, तो उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। पौधे के हार्मोन की मात्रा, उस प्रक्रम की दक्षता, अब हार्मोन कितना बनेगा वो किस पर निर्भर करेगा, तो उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगा जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। उस प्रक्रम पे जिससे हार्मोन उत्पादित होता है उसकी दक्षता पर निर्भर करेगा। इस प्रक्रम के लिए एंजाइम जरूरी होते हैं। एंजाइम ही जो क्या करते हैं, हार्मोन बनाने में सहायता करते हैं। अगर एंजाइम अच्छे से काम करेगा, अपने पूरे अच्छे दक्षता से काम करेगा, तो जो है हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बन जाएगा। अगर पर्याप्त मात्रा में बन जाएगा तो लंबा पौधा हो जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो पौधा लंबा हो जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन करेगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ, अगर ये जो जीन प्रोटीन बना रहा है, तो अगर उस जीन में कोई बदलाव आ जाता है, तो बदलाव के कारण क्या होता है, प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है वो प्रोटीन जो बन रहा था वो कम मात्रा में बने और हार्मोन भी कम मात्रा में बने। हार्मोन कम मात्रा में बनेगा तो पौधा बन जाएगा। इस तरह से ये जीन जो है लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, यानी जीन से ही निर्धारित होता है कि प्रोटीन कितना बनना है, कैसे बनना है। अगर जीन में परिवर्तन आ जाते प्रोटीन भी बदल जाता है और मात्रा, और उससे फिर हमारा जो है हार्मोन में भी बदलाव की मात्रा में भी बदलाव आ जाता है। तो ये हमारा आनुवांशिकता की कार्यविधि। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पादपों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। ये भी पहले हमारा आ चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है जो 2016 में है। ये इसके पॉइंट्स में दे रखे हैं। भाई पौधे हैं उत्सर्जन कैसे कैसे करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो पौधों के लिए एक तरह से अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो वो रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। दूसरा क्या है, वे अतिरिक्त जल को, उनके अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन द्वारा, यानी पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनसे पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी उत्सर्जन करते हैं पानी का। तीसरा है, पादपों में बहुत से उत्तक हैं जो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। यानी उनमें पत्तियां होती हैं वो क्षय मतलब वो गल सड़ जाती हैं, तो जब वो नीचे गिरेंगी तो उसके रूप में भी वो उत्सर्जन पदार्थों का निष्कासन करते हैं। बहुत से पौधे जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थों को अपनी रिक्तिका में, कोशिका की रिक्तिका में संचित कर लेते हैं, उसमें संचित हो जाते हैं। और जो पौधों से पत्तियां गिरती रहती हैं पीली होकर या वैसे भी, तो उनमें भी अपशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। तो वो गिरती है तो अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। जो रेजिन या गोंद होते हैं वो पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पुराना जाइलम। और अगला पॉइंट है, पादप जो कुछ अपशिष्ट पदार्थों का जो है उनके जड़ों के पास आसपास जो मिट्टी होती है उसमें भी कुछ पदार्थों का वो निष्कासन करते हैं। इस तरह से ये पौधे हैं अपना उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विषमपोषी पोषण की विभिन्न युक्तियों का वर्णन करना है। ये
अथवा में है, या तो आप ये पीछे वाला पौधों वाला क्वेश्चन कीजिए, या फिर ये वाला क्वेश्चन विषम पोषी पोषण की विभिन्न व्यक्तियों का वर्णन। जैव प्रक्रम से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, हृदय का हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो। तो इसमें ये पूछा गया है कि भाई हम विषम पोषी पोषण की विभिन्न विधि, पहले तो हमें पता होना चाहिए विषम पोषी पोषण होता क्या है। वह पोषण होता है जिसमें जीव दूसरों द्वारा बनाया गया भोजन प्राप्त करता है। दूसरों द्वारा यानी कि हम जैसे पौधों ने भोजन बना दिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो उससे हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं। या फिर शाकाहारी ने उसको खा लिया और शाकाहारी को कोई मांसाहारी खा रहा है, तो हम दूसरों द्वारा बनाए गए भोजन लेंगे तो उसको विषम पोषी पोषण कहते हैं। इसकी विभिन्न विधियाँ हैं, कैसे हैं। पहली विधि है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण का मतलब है कि इसमें जीव जो भोजन ठोस भोजन को अपने अंदर मुख के अंदर लेते हैं, जिसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं, और अंदर ही आहार नाल होता है, उसमें ही वो अपने भोजन का पाचन करते हैं और अवशोषण करते हैं। पहली विधि है प्राणी संभोजी। इसमें मनुष्य आ जाएगा। और ये 3 प्रकार के हैं भोजन के आधार पर, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में जो भोजन के लिए पौधों पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं वो जैसे गाय, हिरण हो गए। और मांसाहारी में जो भोजन के लिए अन्य जानवर पर निर्भर करते हैं, उनका मांस खाते हैं, जैसे चीता, शेर है, तो ये मांसाहारी हो जाते हैं। सर्वाहारी जो अपने भोजन के लिए पौधे और अन्य जानवर दोनों पर निर्भर करते हैं, वे मनुष्य हो जाते हैं, कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, इन पर डिपेंड करते हैं। तो सर्वाहारी कौवा हो गया, जैसे ये सर्वाहारी होते हैं जो मांस भी खाते हैं और घास फूस भी खाते हो, मतलब पौधों पर भी डिपेंड करते हैं, वो आ जाएंगे सर्वाहारी। तो ये प्राणी संभोजी के 3 बता दिए थे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अगला जो पॉइंट है मृत जीवी पोषण है। इसमें जो जीव होते हैं वो अपना भोजन मृत गले सड़े जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी उनके जो है गले, उनसे अपना कार्बनिक पदार्थों का जो है वो शरीर के बाहर ही इनका पाचन होता है, और फिर ये अवशोषित कर लेते हैं उनको, जैसे कवक है, मशरूम है आदि हैं। परजीवी पोषण जो है, इसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जूं, किलनी। अमरबेल तो जैसे पौधों के ऊपर है, पीले रंग की वो धागे जैसी संरचना होती है, वो अमरबेल होती है, वो पौधे के ऊपर रहती है और पौधे के ऊपर रहकर ही अपना पोषण प्राप्त करती रहती है। जूं वगैरह सिर में हो जाती हैं, किलनी वगैरह कुत्तों पर होती हैं, तो ये उनके शरीर पे रहकर ही उनसे उनका खून चूसते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। और जो शरीर के अंदर जो परजीवी होते हैं वो फीताकृमि वगैरह होते हैं, जो अंदर से रहकर वहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये परजीवी पोषण हो गया। अगला है सहजीवी पोषण। इसमें 2 प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं। सहजीवी पोषण का मतलब है इसमें जैसे एग्जाम्पल हम करते हैं लाइकेन, माइकोरिज़ा। लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक होते हैं। शैवाल तो हरे होते हैं, हरे होने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन जो है वो कवकों को भी दे देते हैं। तो शैवाल जो है कवक को भोजन पर दे देता है, और कवक क्या करता है, उनको रहने के लिए आश्रय देता है और पानी और खनिज लवण दे देता है। तो ये इस तरह से दोनों एक दूसरे से फ़ायदा होता है, तो इसको बोलते हैं सहसंयोजी संबंध, सहसंयोजी सॉरी सहजीवी संबंध बोल देते हैं, पोषण बोल लेंगे, इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। फिर है कीट बख्शी पोषण। कीट बख्शी यानी ये पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें ये जो कीट बख्शी पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, इनको नाइट्रोजन वगैरह की कुछ कमी हो जाती है, तो ये अपने कीटों को का ही रस लेकर जो है कीटों को मार कर उनसे ही नाइट्रोजन की हम जो है नाइट्रोजन को पूरा करते हैं। इस तरह से कीट बख्शी पोषण भी हो जाता है। तो ये हमारे जो है विषम पोषी पोषण का है। विषम पोषी पोषण इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा ही बस पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज का हमारा जो सैम्पल है 2017 का क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गया है। आप इसको अच्छे से देखिए, इसको सोल्व कीजिए। डायग्राम है उसको कॉपी पर बना कर देखना है। बड़े क्वेश्चन को अच्छे से लिख कर अभ्यास करना है। और आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हमारा इतना ही। कल अगले वीडियो में मिलेंगे। 2017 का सेट भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। और आज धन्यवाद।